राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की के संघर्ष की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमलेश की सास कमलेश से कह रही थी, अरे बहू, रोटी बनी का नहीं बनी अभी तक, अंधेरा तो घिरने को आ गया है। तुझे तो पता है मुझे सूरज छिपते ही खाने की आदत है। कमलेश कहने लगी, अम्मा जी, उपले गीले हैं और आंच जल नहीं रही। तब से मैं इतनी देर से चूल्हा ही जलाने में लगी हूँ। तो उसकी सास कहने लगी, रहने दे, बहुत ज्यादा बातें मत बना। देख रही हूँ जब से पेट पड़ा है ज्यादा ही हाथ पैर ढीले हो गए हैं तेरे। अरे हमने भी तो 6-6 बच्चे जने हैं, हमने भी तो कभी यूं हाथ पैर नहीं तोड़े। और तेरा ये आलस देखकर तो मुझे लगता है इस बार भी तू छोरी ही जन्मेगी। तो यह सुनकर कमलेश कहने लगी, अम्मा जी, ये कहाँ की बात आप कहाँ लेकर आ गई हैं? इसमें छोरा छोरी की कौन सी बात आ गई? हर काम तो मैं टाइम से करके दे रही हूँ, फिर भी आपको आदत है सुनाने की। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। तो उसकी सास कहने लगी, बस जुबान कितनी भी चलवा लो तुमसे, अब जल्दी से रोटी बना दे या भूखों मारने की कसम खा रखी है। कमलेश कहने लगी, अम्मा जी, आप देख तो रही हो कितनी देर से कोशिश ही कर रही हूँ, पर उपले जलने का नाम नहीं ले रहे। दुर्गा के पिताजी भी आते ही होंगे। तो उसकी सास कहने लगी कमलेश की, अरे कल से ही बादल हो रहे थे तो क्यों ना ईंधन पहले से ही अंदर रख लिया। तेरी तो यही लापरवाही है, जल्दी कर, रमेश भी आता होगा। और कहकर कमलेश की सास बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। इतनी बातें सुना गई, इतना नहीं हुआ कि ले बहू की तबीयत खराब है तो थोड़ा बहुत हाथ ही बंटवा दूं। बस अपने काम का गुणगान करती रहती है, जैसे हम देखने आए थे। कमलेश मन ही मन बड़बड़ा रही थी, कितना काम करती थी उस समय, अब तो एक दिन का भी इधर से उधर नहीं रखती। और पहली रोटी बनते ही सबसे पहले थाली लेकर आ जाएगी। और वही हुआ, जैसे ही कमलेश ने एक रोटी बनाकर रखी तभी उसकी सास अंदर से आते हुए बोली, आवाज तो लगा देती कम से कम, अ? इतना भी नहीं कहा बहू कि रोटी बन गई, डाल कर दे देना तो दूर की बात है, कम से कम यह तो कह ले कि अम्मा रोटी बन गई है, खा लो। और कहकर उन्होंने जैसे ही रोटी उठाई और कहने लगी, अरे बहू, यह रोटी बना रही है या पत्थर? पता है इतनी कैड़ी रोटी मुझसे नहीं खाई जाती। तो कमलेश कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो अम्मा, आप देख नहीं रही हो कि आग कैसे मर मर के जल रही है? तवा अच्छे से गर्म ही नहीं होता अम्मा जी, इसलिए तो इतनी कैड़ी रोटी सीख रही हैं। मुझे क्या आपसे कोई दुश्मनी थोड़े ही है। एक काम कीजिए, दुर्गा को भी भेज दो, वह भी खुद से तो आएगी नहीं, रोटी खा लेगी, नहीं तो अपने पापा के साथ खाने लगेगी, ना तो उनको खाने देगी और ना ही कुछ खुद खाएगी। तो उसकी सास कहने लगी, तूने ही सिर पर चढ़ा रखा है कमलेश, छोरियों को इतना प्यार करे हैं, कहीं दूसरे घर जाएगी तो नाम ही रखवाएगी। तब कमलेश कहने लगी, आज ही जा रही है क्या वो दूसरों के घर? 3 साल की तो हुई है अम्मा जी अभी। तभी कमलेश का पति आ गया। उसको आते ही दुर्गा उनसे चिपटते हुए बोली, पापा क्या लाए हो मेरे लिए, बताओ पहले। तो रमेश कहने लगा, अरे पहले हाथ मुंह तो धो लेने दे, फिर बताता हूँ। तो दुर्गा कहने लगी, नहीं, पहले मुझे दो। जिसकी जिद उसकी जिद देखकर जो रमेश ने जेब से एक टॉफी निकालकर उसे दे दी। बच्ची खुश होते हुए जो रसोई में कमलेश के पास आई और बोली, माँ देखो, पापा मेरे लिए टॉफी लाए हैं। तो वह कमलेश कहने लगी, अच्छा, टॉफी बाद में खा लेना, पहले रोटी खा ले। तो दुर्गा कहने लगी, माँ मैं तो पापा के साथ ही खाऊंगी। तब बुढ़िया जो उसकी सास थी कमलेश की कहने लगी, अरे रहने दे छोरी, तू मेरे साथ खा ले, मैं खिलाती हूँ ना तुझे। तो दुर्गा कहने लगी, ना दादी, मैं तो अपने पापा के साथ खाऊंगी, उनके साथ ही। आप तो गंदी हो, मुझे घुमाने भी कहीं नहीं ले जाई, कभी कभी खेत में भी घुमाने नहीं लेके जाती। बारिश होने वाली है ना, उसकी दादी कहने लगी, कैसे लेकर जाती बता, बहुत जिद्दी हो गई है तो। कमलेश बहू से अपनी से कहने लगी, ज्यादा लाड मत लड़ाया कर, हमारी सास तो कहती थी
जितनी छोरियों से लाड करोगे उतनी भगवान छोरियां देगा। तो कमलेश कहने लगी, अम्मा जी आप कैसी बातें करती हैं, समझ से परे हैं। कभी तो आप खुद ही दुर्गा को इतना प्यार करती हो और कभी इतना बुरा भला कहती हो। तब कमलेश की सास कहने लगी, अरे मुझे क्या पोती अच्छी ना लगे, मुझे भी पोती अच्छी लगती हैं, पर ये तो है कि भी बिल्कुल अपनी बुआ जैसी साफ सुथरी सी। इसकी तरफ से तो मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई भी इसे देखते ही पसंद कर ले जाएगा। पर इसका मतलब यह तो ना है कि तू दूसरी भी छोरी ही पैदा करे। छोरी तो एक ही बहुत है तीज त्योहार के लिए, फिर एक इसकी बुआ है ही। और इस बार तो मैं पोते का ही मुंह देखना चाहती हूँ। देख तेरी दोनों जेठानियों के दो दो लड़के हैं, मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरे रमेश के यहाँ भी कुल दीपक ही पैदा हो। कमलेश कहने लगी, अम्मा जी आप फिर वही बात लेकर बैठ गईं। यह सब क्या मेरे हाथ में है, और जैसे मैं ना चाहती हूँ कि मेरे लड़का हो। कमलेश मुंह बनाने लगी, आज फिर किस बात पर तुम दोनों सास बहुओं में बहस हो रही है। रमेश कहने लगा, अरे भाग्यवान तुमने क्यों मुंह सुझा रखा है, माँ क्या हुआ, क्या बात है। तो बुढ़िया कहने लगी, तू इसी से पूछ ले, भले की कहो तो भी सास बुरी ही रहेगी। और यह कहकर कमलेश की सास बड़बड़ाती हुई जो बाहर चली गई। रमेश कहने लगा, क्या हुआ, अब तू कुछ बताएगी या फिर मुंह ही फुलाए रखेगी। तो कमलेश कहने लगी, अब तुम्हारी माँ ऐसी बातें करेगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। आज फिर बैठ गई थी वहीं पोते की बात लेकर, अब यह सब मेरे हाथ में है क्या, तुम ही बताओ। रमेश बोला, अच्छा शांत हो जा, ज्यादा माँ की बातों को दिल पर मत लिया कर। कमलेश कहने लगी, अच्छा जी आप एक बात बताओ, अगर मुझे इस बार भी लड़की हुई तो क्या आप मुझसे मुंह फेर लोगे। तो रमेश कहने लगा, लगता है तेरा भी जो माँ की बातों को सुनकर दिमाग फिर गया है। बेटा हो या बेटी, बस तेरे जैसे ही साफ सुथरे होने चाहिए। कहते हुए रमेश ने उसे जो मजाक से छेड़ा। कमलेश शर्माती हुई बोली, छोड़ो जी, आपको तो हर बात में बस यही सब सूझता है। अम्मा आती ही होगी, क्या सोचेगी। रमेश ने कहा, क्या सोचेगी मतलब, पति पत्नी है हम दोनों। और ऐसे ही समय बीत रहा था। आखिर वह दिन भी आ गया जिसको सभी को जिसका इंतजार था। रात से ही आज कमलेश को प्रसव पीड़ा हो रही थी। रमेश उसे लेकर अस्पताल जाने लगा तो अम्मा जी कहने लगी कि बेटा रमेश, मैं तो तेरे साथ नहीं चलूंगी, ऐसे भी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और बुढ़िया ने अपने पितरों के नाम के पैसे उठाकर रख दिए और कहा, बेटा तुम जाओ, मैं तो यहीं बैठकर भगवान से अपने पोते के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। तुम जाओ और जल्दी से खुशखबरी लेकर आना। अगले दिन शाम को रमेश कमलेश को लेकर अस्पताल चला गया और जब वह अस्पताल से लेकर अपनी पत्नी को घर वापस लौटा तो अम्मा ने आगे बढ़कर पूछा, बेटा रमेश तूने कल से फोन क्यों नहीं किया, पता है मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। पोता हुआ है ना, जल्दी बता, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। रमेश कहने लगा, ना माँ, कन्या परमेश्वरी आई है इस बार भी। सुनते ही रमेश की माँ वहीं माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, मैं तो पहले ही इसके लक्षण देखकर बता दिए थे, लगता है तेरे बेटे का मैं मुंह नहीं देख पाऊंगी। उनकी बात सुनकर कमलेश का मुंह उतर गया। यह देख रमेश उसे अंदर ले गया और कमलेश को लिटाते हुए बोला, कमलेश तू परेशान मत हो, बड़े बूढ़े की आदत होती है बोलने की, अभी देखना आकर कैसे अपनी पोती को गोद में उठा लेगी। बाहर आकर रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ तू कैसी बातें कर रही है, हैं? वह भी तो हमारी ही बेटी है, चल अंदर चल, उसे आशीर्वाद दे और जो नेक करना है कर। बड़ी मुश्किल से रमेश की माँ उसके साथ अंदर आई। रमेश ने लड़की को उसकी गोद में जैसे ही दिया, उस लड़की को देखकर एकदम से बुढ़िया चिल्लाते हुए बोली, बहू यह क्या कोयला जन्म दिया तूने, यह तो लड़की है एक तो, और ऊपर से इतनी काली, तूने तो मेरे बेटे के भाग फोड़ दिए। हे भगवान, किन कर्मों की सजा दे रहा है तू हमें, कौन ले जाएगा इस लड़की को, कोई बैठने भी नहीं देगा इसे अपने पास। और यह कहती हुई बुढ़िया बाहर निकल गई। कमलेश तो पहले ही लड़की होने से डर रही थी
और अब अपनी सास का यह बर्ताव देखकर वह बेचारी रोने लगी। उसे यूं रोता देखकर रमेश गुस्से से बोला, कमलेश, लगता है पागल हो गई है तुम दोनों सास बहू। अरे बच्चा जन्मा है घर में, कोई मातम थोड़े ना हुआ है जो तुम रोए जा रही हो। उसका तो चल समझ में आता है, पर तू क्यों रो रही है? तुझे भी लड़की देखकर खुशी नहीं हुई क्या? तो कमलेश कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो जी आप? मैंने इसे अपने पेट से जन्मा है। अपने पेट से जना पत्थर भी प्यारा होता है, फिर अपनी बेटी मुझे प्यारी नहीं होगी क्या? मेरे लिए तो यह चांद का टुकड़ा है। मैं तो बस आपके लिए सोचकर दुखी हूँ कि एक तो आपको बेटा नहीं दे सकी, दूसरा बेटी भी दी तो वह भी। और वह कहते कहते रुक गई। आप भी तो कह रहे थे बेटी हो तो सुंदर सी हो। रमेश कहने लगा, तुमसे किसने कह दिया कि हमारी बेटी सुंदर नहीं है? क्या काले बच्चे सुंदर नहीं होते? देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कैसे टुकुर टुकुर देख रही है। कृष्णा जी भी तो काले थे, फिर क्यों सब उनके जैसे बच्चे की कामना करते हैं? यह तो मेरी कृष्णा है, हम इसका नाम कृष्णा ही रखेंगे। और तू देखना, माँ भी जल्दी ज्यादा दिन हमारी कृष्णा से दूर नहीं रहेगी। जल्दी ही उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मैं जानता हूँ वह जितना दिखाती है उतनी सख्त नहीं है। वो अपनी बेटी को गोद में लेकर जो रमेश प्यार करते हुए बोल रहा था। इतनी देर में दुर्गा अंदर दौड़ती हुई आई और अपनी छोटी बहन को देखते बोली, मम्मी ये मेरा भाई है क्या? तो कमलेश कहने लगी, नहीं बेटा, यह तेरी बहन है। तो दुर्गा बोली, अरे वाह, मुझे तो बहन ही चाहिए थी। अब यह मेरी सहेली बनेगी और मैं इसकी दीदी, है ना पापा? वैसे हम इसका नाम क्या रखेंगे पापा? तब रमेश कहने लगा, इसका नाम कृष्णा है, दुर्गा की बहन कृष्णा। तो दुर्गा कहने लगी, अले मेरी प्यारी सी कृष्णा, मेरी छोटी सी परी, देखो पापा कैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। अपनी दीदी पसंद आ गई इसे। अच्छा, मैं अब अपनी सब सहेलियों को बता कर आती हूँ, मेरी बहन आई है, कहकर दुर्गा जो बाहर चली गई। रमेश और दुर्गा की बातों से कमलेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले ही दिन रमेश अपनी बहन मीना को कमलेश के जापे के लिए उसकी देखभाल के लिए ले आया। मीना ने आते ही वही दूसरी लड़की होने का राग अलापना शुरू कर दिया और बोली, भाई अब तो मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं होगी, दो दो बेटियों का बाप बन गया है तू, अभी से कमाई में लगेगा तो पूरा नहीं पड़ेगा। मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है। तो रमेश कहने लगा, तू मेरी फिक्र मत कर, अभी तो तू अपनी भाभी की अच्छे से सेवा पानी कर, जिससे जल्दी से जच्चा बच्चा तंदुरुस्त हो उठे। और भगवान ने इसका भाग्य पहले ही लिख दिया है, क्या पता मेरी बेटी के भाग्य में से मेरी ही किस्मत बदल जाए। मेहनत तो मैं खूब करूंगा, लेकिन इनकी शादी की जो सोच कर नहीं, बल्कि अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाकर इनके पैरों पर खड़ा करूंगा। 15 दिन बाद मीना जाने लगी तो रमेश और उसकी पत्नी ने उसके लिए विदाई के कपड़े और पैसे देने चाहे तो वह बोली, रहने दे भाई, बेटी हुई है, कोई बेटा थोड़ी ना हुआ जो खर्चा करवाऊं, यह तो मेरा फर्ज था। तो रमेश कहने लगा, अरे बेटा या बेटी यह क्या लगा रखा है, तेरा तो नेक बनता है ना, तू इसे रख और मेरी बेटियों को आशीर्वाद दे। और रमेश जो सामान और नेक के पैसे देने लगा। कृष्णा सांवली जरूर थी, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत ही तीखे थे। उस पर बड़ी बड़ी आंखें सबका ध्यान आकर्षित करती थी। पहले पहल जो उसे देखकर बातें बनाते थे, अब वही पास पड़ोस की औरतें कृष्णा को बहुत प्यार करने लगी थी। कमलेश की सास भी अब अपनी इस पोती में धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ने लगा था। वह भी अब उसे लाड दुलार करती और उसका पूरा ध्यान रखती। कमलेश को यह देखकर बहुत ठंडक मिलती। दुर्गा जहाँ बहुत तेज तर्रार और नटखट स्वभाव की थी, कृष्णा उसके उलट बहुत ही सीधी और शांत थी। वह कभी भी किसी की बात की जिद नहीं करती थी। वहीं दुर्गा पक्की जिद्दी थी। हाँ, कृष्णा का पूरा ध्यान रखती थी दुर्गा। क्या मजाल कि उसकी बहन को कोई कुछ कह दे तो फिर उसकी खैर नहीं। कृष्णा अब 4 साल की हो गई थी। रमेश ने उसका दुर्गा के स्कूल में ही नाम लिखवा दिया था। पहले ही दिन कृष्णा स्कूल गई तो सभी लड़कियां उसे कल्लो कल्लो कहकर चिढ़ाने लगी।
सीधी सादी कृष्णा उनकी बातें सुनकर रोने लगी। जब दुर्गा को यह पता चला तो वह आधी छुट्टी में उन लड़कियों से भिड़ गई और उन्हें डांटते हुए बोली, खबरदार, जो फिर कभी किसी ने मेरी बहन को उल्टा सीधा बोला तो। और इसी तरह से दिन बीत रहे थे और इसी बीच कमलेश ने एक बेटे को जन्म दिया। दादी को पोता और बहनों को भाई मिल गया था। परिवार में सभी बहुत खुश थे। कृष्णा 10वीं और दुर्गा 12वीं क्लास में पहुंच गई थी। कृष्णा एक मेधावी छात्रा थी, अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहती थी। वहीं दुर्गा का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसे तो सजना संवरना, नाच गाना, फिल्में देखना, यही सब अच्छा लगता था। बोर्ड के नतीजे आने के बाद जैसी सबको आशा थी वही हुआ। कृष्णा ने अपनी कक्षा और स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दुर्गा ने किसी तरह से खींचतान के 12वीं कक्षा पास की थी। साथ ही साथ उसने ऐलान कर दिया था कि अब वह आगे नहीं पढ़ना चाहती। उसके पिता ने दुर्गा को बहुत समझाया, किंतु उसने तो ना पढ़ने की जैसे कसम उठा ली थी। ऊपर से रहा सहा दादी ने भी उसका साथ दे दिया। दादी रमेश से बोली, तू कृष्णा को ही पढ़ा ले, वही पढ़कर अफसर बन जाएगी। अरे लड़की है, पढ़ाई के अलावा 100 चीजें होती हैं सीखने के लिए। सिलाई कढ़ाई सीख लेगी, रसोई बनाना सीख लेगी, अपनी माँ की मदद कर देगी। खाना बनाना तो लड़कियों को आना ही चाहिए, तभी आगे जाकर घर बसा पाएंगी। पढ़ाई करने से अच्छा है घर बार ना मिलेगा इनको, पढ़ाई करने से नहीं मिलेगा। हर घर के कामों में हुनर इनको सीखना चाहिए। यह सब सुन दुर्गा बोली, दादी मैं सिलाई कढ़ाई नहीं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ। यह सुनकर दादी चौंकते हुए बोली, यह क्या कह रही है तू दुर्गा? यह काम ही रह गया क्या तुझे? अरे तू मुझे तो पसंद है ना। दुर्गा कहने लगी, ये सब। तो दादी कहने लगी, अब लड़कियां सिलाई कढ़ाई नहीं यही सब सीखती हैं और यही आगे काम आता है दादी। और जिद करके जो दुर्गा ब्यूटिशियन का कोर्स करने लगी। वहीं कृष्णा ने आगे की पढ़ाई के लिए साइंस स्ट्रीम ली थी। उसका भाई भी अब 8वीं क्लास में पहुंच गया था, लेकिन वह तो दुर्गा से भी 2 कदम आगे निकला। उसका तो पढ़ाई से कोसों दूर तक का नाता नहीं था। रमेश और उसकी पत्नी हमेशा उसके लिए चिंतित रहते। कुछ कहो तो दादी कहने नहीं देती, क्योंकि दादी ने लाड प्यार के कारण वह हाथ से निकलता जा रहा था। देखते ही देखते 2 साल निकल गए। 12वीं के नतीजे भी आ गए। जैसी सबको आशा थी, कृष्णा ने पूरे जिले का नाम रोशन किया। वह प्रथम स्थान पर आई। सभी गांव वालों ने रमेश को कृष्णा की सफलता के लिए बधाई दी। रमेश और कमलेश तो अपनी बेटी की कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे थे। रमेश ने अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं कहता था ना कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, और देख लिया, आज तुमने गांव वाले आकर कैसे बधाई दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर दादी ने भी कृष्णा के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, हाँ रमेश, तू ठीक कह रहा है। वैसे अब तो इनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब दोनों बहनों के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दे। आजकल अच्छे लड़के आसानी से कहाँ मिलते हैं। मैं भी अपने जीते जी अपनी पोतियों का ब्याह देख जाऊं, ना जाने कब मेरी सांसें बंद हो जाएं। रमेश कहने लगा, यह आप कैसी बातें कर रही हो माँ, आप तो 100 साल तक जियोगी। दादी की बात बोलकर कृष्णा बोली, पापा, मुझे अभी आगे पढ़ना है और इसके लिए मुझे कॉलेज जाना होगा। मेरा सपना पढ़ाई करके एक अच्छी सी नौकरी करना है, जिससे मैं अपनी आपकी भी मदद कर सकूं, और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो दादी बोली, यह क्या कह रही है तू कृष्णा, कॉलेज जाएगी? आज तक हमारे गांव की कोई लड़की गांव से बाहर नहीं गई। लोग बातें बनाएंगे, आगे रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। कृष्णा कहने लगी, दादी, लोगों के डर से क्या मैं अपना भविष्य खराब कर दूं? पापा, आप ही समझाइए ना दादी को। रमेश बोला, ठीक ही तो कह रही है कृष्णा, पढ़ने दो इसे। इतनी होशियार लड़की हमें भगवान ने दी है, और हम अभी इसे घर गृहस्थी के झंझटों में डाल दें? वैसे भी इसकी उम्र ही क्या हुई है माँ? तू शादी ही देखना चाहती है तो दुर्गा के लिए बात चल रही है। भगवान ने चाहा तो रिश्ता भी पक्का हो जाएगा।
दादी कहने लगी, जैसी तेरी मर्जी, तूने कब मेरी बात मानी है जो अब मानेगा। कह कर अपनी मनमानी, उम्र निकल गई तो फिर मत कहियो कि समझाया ना था माँ ने मुझे। दुर्गा का रिश्ता एक बहुत अच्छे घर में तय हो गया। दुर्गा वैसे ही खूबसूरत थी। लड़के वालों ने देखते ही हामी भर दी। कुछ ही महीनों बाद बहुत धूमधाम से दुर्गा की शादी हुई। विदाई के समय कृष्णा बहुत भावुक हो गई थी। दुर्गा ने उसे समझाते हुए कहा, कृष्णा, तू बहुत भोली भाली है, अपना ध्यान रखना। मम्मी पापा का भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। अपनी बहन को पराई मत समझना। कृष्णा कहने लगी, यह क्या कह रही हो दीदी आप? आप ही तो हो जो मेरे दिल की हर बात समझती हो। आपसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी? और दोनों बहनें बहुत भावुक हो गईं। दुर्गा की विदाई हो गई। कुछ दिन से कमलेश देख रही थी। जब से कृष्णा कॉलेज जाने लगी थी वह कुछ बुझी बुझी रहती थी। एक दो बार उसने पूछा भी, लेकिन कृष्णा टाल गई। कमलेश को लगा हो सकता है नया माहौल है, उसे समय लगे वहां ढलने में। लेकिन जब 2-3 महीने बाद भी वह वैसे ही गुमसुम रहती तो कमलेश से रहा नहीं गया। उसने उससे पूछा, कृष्णा, क्या तू अपनी माँ को नहीं बताएगी अपने मन की बात? तुझे क्या परेशानी है? तू क्यों उदास रहती है? उनकी बात सुनकर कृष्णा बोली, माँ, कॉलेज का माहौल स्कूल के माहौल से बहुत अलग है। हर कोई अपनी दुनिया में मस्त है। कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। मैंने 1-2 बार अपनी ओर से पहल भी की, किंतु सब मुझसे बचकर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे लेक्चरर भी मुझसे सही से बात नहीं करते। क्या मैं काली हूँ इसलिए? क्यों लोग रंग रूप को देखते हैं? लगता है मैंने गलती कर दी वहां जाकर। और यह कहकर कृष्णा रोने लगी। यह देख कमलेश उसे चुप कराते हुए बोली, ना मेरी बच्ची, तू कब से ऐसी बातों पर ध्यान देने लगी? भूल गई मैंने तुझे क्या समझाया था? लोग तो कई बातें बनाएंगे, लेकिन तू दिल पर मत ले। तो अपने उद्देश्य से मत भटक। लोगों की बातों को अपनी कमजोरी मत बना, बल्कि उन्हें अपनी हिम्मत बना। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। जो तुझसे अब तक दूर भाग रहे हैं, थोड़े दिनों बाद आकर तुझसे दोस्ती करेंगे। रंग रूप का क्या है, यह तो उम्र के साथ ढल जाता है बेटी। तुझे तो ईश्वर ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, अनेकों प्रतिभा से तुझे बख्शा है, और देखना तेरी बुद्धि का लोहा सभी मानेंगे। कृष्णा ने अपनी माँ की बात गांठ बांध ली और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कॉलेज में पढ़ाई शुरू होती जा रही थी, वैसे वैसे लेक्चरर और सभी स्टूडेंट्स कृष्णा के जो प्रतिभा के कायल होते जा रहे थे। स्टूडेंट्स कृष्णा की सादगी और रंग का जो मजाक उड़ाते थे, आज अपनी सोच पर शर्मिंदा थे। कॉलेज में आकर भी कृष्णा अपनी सीमा नहीं भूली थी। वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती और दोस्तों के कहने पर भी उनके साथ घूमने फिरने बाहर नहीं जाती थी। उधर दुर्गा के ससुराल वालों और रिश्तेदारों में उसके व्यवहार कुशलता से बहुत खुश थे। जाते ही दुर्गा ने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। जब भी रमेश दुर्गा के यहाँ जाता तो दुर्गा के सास ससुर उसका बहुत गुणगान करते। और जब रमेश हमेशा कमलेश से यही कहता, जरूर हमने मोती दान किए होंगे जो हमें इतनी लायक बेटियां मिली हैं, एक तो अपनी पढ़ाई के दम पर और दूसरी ससुराल वालों की सेवा करके हमारे दिए संस्कारों का मान रख रही हैं। कौन कहता है बेटियां बोझ होती हैं? ऐसी बेटियां तो किस्मत वालों को होती हैं। लेकिन जहां एक तरफ उसे अपनी बेटियों की ओर से तसल्ली थी, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा दीपक हमेशा उसकी चिंता का कारण बना रहता था। उसकी संगति ऐसे लड़कों के साथ हो गई थी जो पढ़ते लिखते तो थे नहीं, हाँ कई ऐब जरूर करते थे। वही ऐब अब धीरे धीरे दीपक में भी आते जा रहे थे। सभी घर वाले उसे समझा कर थक गए, लेकिन वह एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। स्कूल वालों ने रमेश को कह दिया था, अगर उसकी आदतों में सुधार नहीं हुआ तो इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम नहीं चाहते एक बच्चे के कारण दूसरे बच्चों का भी भविष्य खराब हो। वर्ष पंख लगाते ही बीत गया। दुर्गा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और प्यारे से बेटे की मां बन गई। और कृष्णा ने नई ऊंचाइयों को छूते हुए बीएससी फर्स्ट डिवीजन में पास की।
उसके नाम के साथ एक नया तगमा जुड़ गया था, गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा। दीक्षांत समारोह में वह अपने माता पिता के साथ पहुंची थी। अपनी बेटी को सम्मानित होता देख रमेश और कमलेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। कृष्णा शुरू से ही साइंटिस्ट बनना चाहती थी और उसका यह सपना कॉलेज से मिली स्कॉलरशिप से पूरा कर दिया। उसे अगले महीने अमेरिका जाने का निमंत्रण मिला। जिसने भी सुना कृष्णा को बधाई देने दौड़ चला। कल तक उसे सब उसके रंग के कारण कोयला कहने वाले आज उसे सिराकों पर बिठा रहे थे। कृष्णा इन सब बातों से कहीं आगे निकलकर अपने सपनों की दुनिया में मगन अमेरिका जाने की तैयारी में जुट गई थी। रमेश भी अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने के लिए उसकी पूरी मदद कर रहा था। सभी बहुत खुश थे। कमलेश एक दिन खाना खाते हुए बोली, अगर आज अम्मा जी जिंदा होती तो देखती हमारी बिटिया अपने बलबूते पर आसमान छूने चली है। रमेश बोला, सच कह रही हो तुम? आज तक कोई लड़की 12वीं के बाद कॉलेज नहीं गई इस गांव से, और हमारी बेटी तो विदेश जाने की तैयारी में है। यह तो दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनकर निकली है। आज इसे प्रेरणा लेकर गांव वाले अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह आगे पढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसने यह धारणा ही बदल दी कि बेटे ही कुल का नाम रोशन करते हैं। कृष्णा ने हमारा नाम ही नहीं पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। कृष्णा के जाने में 1 हफ्ता ही बचा था। उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। एक दिन शाम को पुलिस रमेश के घर पहुंची। पुलिस को देखकर परिवार वाले सकते में आ गए। पता चला कि दीपक अपने दोस्तों के साथ चोरी करते हुए पकड़ा गया। यह सुनकर रमेश को इतना सदमा लगा कि वह वहीं बेहोश हो गया। कृष्णा ने दुर्गा को फोन कर दिया। वह जल्दी से लेकर अपने पिता को अस्पताल पहुंची। दुर्गा और उसका पति भी थोड़ी देर में ही अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। सुनकर सभी बहुत घबरा गए और रोने लगे। तब डॉक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, अब यह खतरे से बाहर हैं, लेकिन इनका बहुत ध्यान रखना होगा। कोई ऐसी बात इनके सामने ना कहें जो इनके दिल को धक्का दे। 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद रमेश को छुट्टी मिल गई थी। दुर्गा के पति ने दीपक की जमानत करवा दी थी। घर पर जब वह आया तो रमेश ने उसे बहुत धिक्कारा और उसे घर से निकल जाने को कहा। तब दुर्गा के पति ने उन्हें समझाया, पिताजी इसकी चिंता ना करें, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। इसे सबसे पहले हमें बुरी संगत से बचाना होगा। रमेश अपने दामाद से कहने लगा, लेकिन बेटा हम तो इसको समझाकर हार गए हैं। घर में क्या कमी थी जो इसे चोरी करने की सूझी? खानदान की इज्जत तो इसने मिट्टी में मिला दी। रमेश की आंखों में ये कहते हुए आंसू आ गए। उन्हें दुखी देखकर दुर्गा का पति बोला, पापा जी आप परेशान मत हो, दीपक को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और वहीं रखूंगा। दूर रहेगा तो बुरे दोस्तों की संगति अपने आप छूट जाएगी और वहीं मैं इसे कुछ काम धंधा सिखा दूंगा। पढ़ाई तो वैसे भी इसे करनी नहीं है। रमेश कहने लगा, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता इसकी वजह से दुर्गा को कुछ सुनना पड़े। यहाँ तो बदनामी हो ही गई है, वहाँ इसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हम तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर समधी जी समधन जी क्या कहेंगे? नहीं बेटा, इसे यहीं रहने दो। जो हमारी किस्मत में लिखा है वह तो हमें भोगना ही पड़ेगा। उनकी बात सुनकर दुर्गा बोली, पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या आपको अपनी बेटी जमाई पर विश्वास नहीं है? मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इतना तो आपको भी पता है। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखो, कुछ ज्यादा मत सोचो। आप अभी आराम करो, काम पर जाने की भी जरूरत नहीं है, बीच बीच में हम आते रहेंगे। वैसे कृष्णा को तो मैंने सब समझा दिया है। रमेश बोले, बेटा कृष्णा को तो कल ही जाना है, भूल गई क्या? तो वह कहने लगी, अरे हाँ पापा, इन सब में तो हम यह जरूरी बात भूल ही गए थे। कोई बात नहीं कृष्णा, तू जाने की तैयारी कर, मैं पापा का ध्यान रखूंगी। कृष्णा कहने लगी, दीदी आपने कैसे सोच लिया मैं पापा को इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी? इस समय पापा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर मैं चली गई तो मम्मी अकेले पड़ जाएंगी। तो यह रमेश कहने लगा,
यह क्या कह रही है कृष्णा तू? अरे तेरी बरसों की मेहनत है, यह क्यों हमारे कारण इस सुनहरे अवसर को तू छोड़ रही है? तू जा मेरी बेटी, तेरे पापा ठीक हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसके कहने लगी, हाँ कृष्णा, उसकी दीदी कहने लगी, पापा सही कह रहे हैं, मैं कुछ दिन रुक जाऊंगी यहाँ पर। कृष्णा कहने लगी, नहीं दीदी, आप मायका और ससुराल दोनों को कैसे संभालेंगी? अभी रोहन भी छोटा है, 2 ही साल का है। मैं इतनी खुद गर्ज नहीं बन सकती कि पापा को ऐसी हालत में छोड़कर चली जाऊं। मैं यहीं रहकर अपना सपना पूरा करूंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। कृष्णा ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर दिया। वह अपने पिता की देखभाल के साथ साथ अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करती रही। रमेश तो बिस्तर पर ऐसा लगा कि चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। दीपक ने जो जख्म दिया था वह अंदर ही अंदर रमेश को खाए जा रहा था। वह चिंता में घुला जा रहा था, इसलिए दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। घर की जमा पूंजी भी खत्म होती जा रही थी। कृष्णा ने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था। उससे उसे कुछ सहारा तो जरूर लग गया था, लेकिन वह इतना काफी नहीं था। कृष्णा खुद चिंतित थी, और यह चिंता तभी मिट सकती थी जब किसी अच्छी जगह उसकी नौकरी लग जाती। वह भगवान से जल्दी नौकरी लगने की प्रार्थना करती। आज ईश्वर ने उसकी सुन ली थी। सुबह जैसे ही कृष्णा पूजा करके उठी, तभी उसे डांट मिली। जैसे ही उसने लिफाफा खोला और पढ़ा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने मम्मी पापा को खुशखबरी सुनाते हुए बोली, आज आप दोनों के आशीर्वाद और मेरी मेहनत सफल हो गई है। आज मेरी नौकरी लग गई है। कृष्णा ने देखा उसके पापा कुछ उदास हैं। वह बोली, पापा आपको खुशी नहीं हुई मेरी नौकरी लगने की? तो रमेश कहने लगा, खुशी तो बहुत है बेटा, लेकिन साथ ही साथ इस बात का अफसोस है कि मेरी बेटी इससे कहीं ज्यादा की अधिकारी थी, लेकिन मेरी वजह से वह आगे नहीं बढ़ सकी। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरे कारण तेरा सपना अधूरा रह गया बेटी। तो कृष्णा कहने लगी, ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? आपने तो समाज की परवाह किए बगैर हमेशा मेरा साथ दिया। आपके कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और देखना, मैं यहीं नहीं रुकूंगी। ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकती। यह तो मेरी मंजिल का बस एक पड़ाव है। मेरे रमेश कहने लगा, मेरी बच्ची, मुझे यकीन है तेरे मजबूत इरादों पर। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वह तेरे सारे सपने पूरे करे। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा था। कृष्णा को नौकरी करते हुए 4 साल हो गए थे, और इस बीच अपनी योग्यता के बलबूते पर परीक्षा पास करके वह प्रथम श्रेणी की अधिकारी नियुक्त हो गई थी। रमेश की तबीयत भी अभी काफी बेहतर हो गई थी। दूर रहने से दीपक भी बुरी संगति की आदतें उसकी छूट गई थीं। उसने मोबाइल का कामकाज सीख लिया था। उसमें आए बदलाव और उसकी इच्छा को देखकर कृष्णा और उसके पिता ने उसका मोबाइल का एक शोरूम खुलवा दिया था। रमेश भी उसके साथ शोरूम पर बैठता और उस पर पूरी निगाह रखता। अब सबने उसे घर की जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी थी, जिससे कि वह कामों में लगा रहे और उसका ध्यान न भटके। संडे का दिन था, सभी घर पर थे। दुर्गा भी अपने पति के साथ वहां आई हुई थी। दोपहर खाना खाने के बाद रमेश ने कृष्णा से कहा, बेटा, अब तो तेरा सपना पूरा हो गया है और तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। दीपक भी अब अपनी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रहा है। बस अब तू मेरी एक इच्छा पूरी कर दे मेरी बच्ची, तो मुझे चैन मिले। तो कृष्णा कहने लगी, पापा कौन सी इच्छा? आप मुझे बताओ, मैं जरूर पूरी करूंगी। तो रमेश बोला, बेटा तू अपना घर बसा ले, मैं जाने से पहले तेरा परिवार देखना चाहता हूँ। तो कृष्णा कहने लगी, यह क्या कह रहे हो पापा? आप कहाँ जा रहे हो? हैं? यह क्या है? यह मेरा परिवार नहीं है, यह भी तो मेरा परिवार है। मुझे नहीं करनी शादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रमेश कहने लगा, नहीं बेटा, ऐसा मत कह, तुझे मेरी कसम है, लड़कियों को तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही होता है। हमारी पसंद से नहीं तो अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दे, हम उसी से तेरी शादी कर देंगे। पर तू शादी के लिए हाँ कर दे, मेरा दिल बेचैन रहता है, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। रमेश की बातें सुनकर कमलेश बोली, यह आप क्या कह रहे हो जी?
कुछ तो सोच समझकर बोला करो, कहीं ना जा रहे हो आप? देखना अभी तो आप अपने पोते पोतियों और नातियों की शादी भी देखोगे। कहकर कमलेश अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगी। उसकी बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। दुर्गा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ कृष्णा, बहन तू शादी कर ले। अरे यह सब पहले होता था कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। देखती नहीं मुझे, हर महीने यहाँ आकर बैठी रहती हूँ। और उसके साथ उसका पति भी कहने लगा, और मैं भी तो इसके साथ ही हर महीने अपनी सासू माँ और साली साहिबा के हाथों का स्वादिष्ट खाने पहुंच जाता है। उन दोनों की बातें सुनकर सभी हंसने लगे। माहौल थोड़ा हल्का सा हो गया था। इनकी एक रिश्ते की मौसी जो मुंबई में रहती थी, अभी दिल्ली शिफ्ट हुई थी। उनका एक लड़का भी अफसर है और वह उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे यहाँ आई थी तो वह कह रही थी, दुर्गा अपने जैसी लड़की हमारे विनय के लिए भी ला दे। अगर कृष्णा तू कहे तो मैं आगे बात चलाऊं, दुर्गा ने कहा। तो रमेश कहने लगा, अरे बिटिया, यह पूछने की भी बात है भला? तू अगले हफ्ते बुला ले उन लोगों को यहाँ, ठीक है ना कृष्णा? कृष्णा बेमन से बोली, जैसा आप लोग सही समझो। उन लोगों के आने से एक दिन पहले दुर्गा अपने मायके आ गई। उसे आया देखकर कमलेश बोली, अरे दुर्गा, तुझे तो कल उन लोगों के साथ आना था, फिर आज कैसे आ गई? दुर्गा कहने लगी, अरे माँ, आज मैं अपनी इस अफसर बहना के लिए आई हूँ। इसको ब्यूटी पार्लर ले जाकर थोड़ा लड़की जैसा बना दूं। कृष्णा मुंह बनाते हुए बोली, क्या मतलब है दीदी, मैं लड़की जैसी नहीं? तो दुर्गा कहने लगी, अरे बहना, लड़की तो है पर बहुत सीधी सादी, और आजकल के लड़कों को चाहिए थोड़ी फैशन वाली लड़कियां। कमलेश बोली, क्या कमी है हमारी कृष्णा में? अफसर है, इतने सारे लोग इसके नीचे काम करते हैं। दुर्गा बोली, अरे माँ, तुम भी बुद्धू रहोगी। वो अफसर नहीं, लड़की देखने आ रहे हैं। तुम्हें पता है हमारे समाज का, गुण तो वे बाद में देखेंगे, पहले तो लड़की सुंदर लगनी चाहिए, और इसलिए मैं इसे ब्यूटी पार्लर ले जाने आई हूँ। तो वह कहने लगी, मुझे नहीं जाना किसी पार्लर में, मैं जैसी भी हूँ उन लोगों को मुझे उसी रूप में पसंद करना होगा। दुर्गा कहने लगी, पागल हो गई है क्या? आजकल दिखावे का जमाना है, ऐसे ही उनके सामने जाएगी तो कृष्णा कहने लगी, तो क्या पसंद नहीं करेंगे? लेकिन मैं झूठ के आधार पर कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। मैं जैसी हूँ उनके सामने वैसी ही उठ जाऊंगी। कहकर कृष्णा वहां से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद दुर्गा ने अपना माथा पीट लिया और अगले दिन उसने अपनी माँ के साथ चाय नाश्ते की तैयारी करवा दी, और उसके बाद वह कृष्णा को देखने उसके कमरे में गई। कृष्णा को एक साधारण सा सूट पहने देखकर वह बोली, अरे कृष्णा, यह क्या? कपड़े तो कम से कम ढंग के पहन ले। क्यों, क्या कमी है? कृष्णा कहने लगी, इन कपड़ों में क्या कमी है दीदी? मैं अपने ऑफिस की मीटिंग में इनको ही तो पहन कर जाती हूँ। दुर्गा कहने लगी, बहना, आज ऑफिस नहीं, तेरी जिंदगी की मीटिंग है। जा अपनी बड़ी बहन की इतनी सी बात मान ले, एक अच्छा सा सूट पहन ले। अच्छा चल, मैं निकाल कर देती हूँ। और यह कहकर दुर्गा उसने अलमारी में से एक सुंदर सी सलवार कमीज निकाल दी। कृष्णा कपड़े पहनकर जब बाहर आई तो दुर्गा ने उसे प्यार से कहा, चल, पार्लर तो नहीं गई, मैं ही तेरा हल्का फुल्का मेकअप कर देती हूँ। कृष्णा बोली, ना दीदी, मेकअप तो बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये लीपा पोती। तो दुर्गा कहने लगी, अच्छा चल, हल्की सी लिपस्टिक तो लगा ले। कहते हुए दुर्गा ने हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाकर उसके बालों का जूड़ा बना दिया। इतना सा मेकअप करते ही कृष्णा के सांवले सलोने चेहरे पर रौनक आ गई थी। थोड़ी ही देर में दुर्गा का पति मेहमानों को लेकर आ गया था। उसकी मौसी ने बैठते ही दुर्गा की तारीफ करते हुए उसकी माँ से कहा, आपकी बड़ी बेटी जितनी रूपवान है उतनी ही गुणवान है। मैंने तो अपनी बहन से कह दिया था हमारे विनय के लिए भी अपनी दुर्गा जैसी बहू ढूंढ दे। जब उन्होंने बताया कि दुर्गा की बहन है तो हमारे विनय की तरह ही अफसर है, तो बस हमसे तो यह सब्र नहीं हुआ और पता चलते ही आ गए। अब तो बहू, तू अपनी बहन को बुला ही दे। तो दुर्गा कहने लगी, हाँ मौसी जी, अभी बुलाती हूँ। कहकर दुर्गा कृष्णा को लेने अंदर चली गई। थोड़ी देर में चाय नाश्ते के साथ दोनों बहनें बाहर आईं।
कृष्णा पर जैसे ही दुर्गा की मौसी सास की निगाह गई, उसका मुंह बन गया। दुर्गा उनका चेहरा देखते ही समझ गई। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, मौसी जी मिठाई खाइए और जो पूछना है पूछ लो मेरी बहन से। देख लीजिए, अफसर है फिर भी कितनी सादगी से रहती है। उसकी मौसी सास कहने लगी, ऐसा है बहू रानी, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली नहीं हूँ। तुमने तो हमारे साथ धोखा किया है। मैं तो समझी थी तेरी बहन तेरी जैसी रूपवान होगी, लेकिन यह तो। दुर्गा बोली, यह आप क्या कह रही हो मौसी जी? क्या रूप रंगी सब कुछ होता है, गुण कुछ नहीं होते? आपने कब काली गोरी की बात कही थी? आपने मेरी जैसी कही थी। मेरी नजर में मेरी बहन मुझसे कहीं रूपवान और गुणवान है। उसकी मौसी सास बोली, ऐसा है बहू, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। लोग पहले रंग रूप ही देखते हैं, गुण बाद में। तो वह कहने लगी, एक बार विनय से तो पूछ लो मौसी जी, उन्हें कृष्णा कैसी लगी? तो उसकी मौसी सास बोली, उससे क्या पूछना बहू, वह उसी लड़की को पसंद करेगा जिसे मैं पसंद करूंगी। और कहकर वह सब उठकर चले गए। उनके जाने के बाद दुर्गा माफी मांगते हुए कृष्णा से बोली, बहना मुझे माफ कर दे, आज मेरे कारण तुझे इतना कुछ सुनने को मिला। कृष्णा कहने लगी, दीदी आप परेशान मत हो, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया पहले भी रंगरूप को देखती थी और आज भी। और यह कहकर कृष्णा अंदर चली गई। एक दिन रमेश अपने दोस्त के बेटे की शादी में गया हुआ था। शाम को जब वह लौटा तो बहुत ही खुश था। उसे इतना खुश देखकर कमलेश ने कहा, क्या बात है जी, आज बहुत दिनों बाद आपको इतना खुश देख रही हूँ, कोई खास बात है क्या? रमेश बोला, हाँ भाग्यवान, मैं कृष्णा की शादी के लिए चिंतित था। भगवान ने मेरी मुराद पूरी कर दी। शादी में मेरे दोस्त किशन का एक रिश्तेदार आया हुआ था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो पता चला कि वह भी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा था। उनका बेटा भी अफसर है। किशन ने बताया था मुझे। फिर क्या था, मैंने अपनी कृष्णा के बारे में बताया तो वह लोग तुरंत राजी हो गए। उनकी बात सुनते कर जो कमलेश पहले तो खुश हुई, फिर थोड़ा उदास होते हुए बोली, सुनो जी, आपने उनसे सारी बातें खुलकर कर ली थी। मैं नहीं चाहती कि हर बार मेरी बेटी का दिल टूटे। तो रमेश बोला, हाँ हाँ, मैंने उन्हें फोन में कृष्णा की फोटो दिखा दी थी, साथ ही रंग के बारे में बता दिया था। मेरी बात सुनकर वे लोग बोले, भाई साहब, गुणों के आगे रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। दोनों एक जितने पढ़े लिखे हैं और एक जैसे पद पर हैं। हम तो अगले हफ्ते आकर रिश्ता पक्का कर जाएंगे। तब मैंने कहा, भाई साहब, हमें इतनी जल्दी नहीं है, बच्चे एक दूसरे को पहले देख भाल लें, बातचीत करें, सब तसल्ली हो जाने पर आगे बात बढ़ाएंगे। उन्हें मेरी बात सही लगी। अगले हफ्ते उनका लड़का भी साथ आएगा। कृष्णा और वह आपस में मिल लेंगे, पर क्या पता दोनों के विचार मिल जाएं। सच मेरा दिल कहता है इस बार बात जरूर बन जाएगी। कृष्णा के ऑफिस से लौटने के बाद रमेश ने उसे सारी बातें बताई। यह सुनकर कृष्णा बोली, पापा, आप क्यों मेरी शादी कराना चाहते हैं? क्या मैं आपको इस घर में अच्छी नहीं लगती? क्या यह घर मेरा नहीं है? रमेश बोला, नहीं बेटा, यह घर भी तेरा है और तू तो हमारे घर की रौनक है, पर जो परंपरा चलती आई है बेटा, वह तो निभानी पड़ती है। बेटियों को शादी करके दूसरे घर जाना ही होता है। अच्छा छोड़ इन बातों को, देख, मैं लड़के की तस्वीर लाया हूँ, फोन में देखना, सुंदर है। तो कृष्णा कहने लगी, पापा, वह सुंदर है तो क्या मुझे पसंद करेगा? तो रमेश बोला, क्यों नहीं करेगा, अच्छा तू देख तो सही। तो कृष्णा कहने लगी, आपने देख लिया ना पापा, तो वही बहुत है। तो वह कहने लगा, रमेश नाराज है अपने पापा से? तो कृष्णा बोली, नहीं पापा। तो रमेश बोला, तो एक नज़र देख तो सही। तो कृष्णा कहने लगी, अच्छा पापा, आप इसे मेरे फ़ोन पर भेज दो, मैं कपड़े चेंज करके देख लूँगी। कपड़े चेंज करने के बाद कृष्णा अपने व्हाट्सएप मैसेज देखने लगी। तभी उसकी नज़र उसके पापा ने मैसेज पर पड़ी, जो उसके पापा ने मैसेज किया था। ना चाहते हुए भी बेमन से उसने मैसेज खोल दिया। जैसे ही फोटो पर उसकी नज़र पड़ी, उसके हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उसने दोबारा से तस्वीर को देखा। हाँ, यह तो मोहन ही है, उसका क्लासमेट। यह वह
यही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मध्यम कद का गेहुआ रंग, आकर्षक व्यक्तित्व का शर्मीला सा नौजवान। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। कितनी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थीं, लेकिन वो सबसे दूरी बनाकर अपनी सीमित सी दुनिया में रहता था। उसकी तरह हमेशा पढ़ने लिखने में लगा रहता था। कृष्णा आंखें बंद करके लेट गई, लेकिन यादों का झंझावत थमने का नाम नहीं ले रहा था। मोहन से उसकी ना के बराबर बातचीत हुई थी। पहली बार, हाँ, सेकेंड ईयर में 10-15 दिनों से वह कॉलेज नहीं आ रहा था। साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट से पता चला था उसे टाइफाइड हो गया है। ठीक होने के बाद जब वह आया, सभी ने उसका हालचाल पूछा तो औपचारिकतावश कृष्णा भी जो अपने को नहीं रोक सकी और जाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने चली गई। पहली बार उसने इसे इतने करीब से देखा था। अजीब सी कशिश थी उसकी आंखों में, जिसे देखकर उसका मासूम सा दिल भी मचल उठा था। वह जल्दी से वहां से चली गई। पहले दिन जैसे ही वह कॉलेज पहुंची, तभी उसने देखा मोहन उसकी तरफ आ रहा था। वह उसे सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह दूसरी तरफ मुड़ गई। तभी पीछे से मोहन ने उसे आवाज दी, कृष्णा जी। और उसके कदम वहीं थम गए और सांसें तेज तेज चलने लगी थी। मोहन उसके पास आया और बोला, देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मुझे पिछले दिनों के नोट्स दिखा दीजिए, जिससे मैं अपना काम पूरा कर सकूं। उसने सहमति से सिर हिला दिया और अगले ही दिन उसने सारे नोट्स लाकर मोहन को दे दिए थे। नोट्स वापस लेते हुए मोहन ने उसे बहुत शुक्रिया अदा कहा था। कृष्णा को याद आ रहा था कि कैसे उस समय हर पल उसके बारे में ही वह सोचती रहती थी, लेकिन जल्दी ही उसने इन सब बातों को दरकिनारे कर दिया था और फिर अपने लक्ष्य पर नजर बना ली थी। आज इतने सालों बाद मोहन का रिश्ता उसके लिए विश्वास नहीं हो रहा था उसे। क्या वह उसे पसंद करेगा या फिर वही सब? वह तो इतने आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है, अच्छी पोस्ट पर भी है, फिर वह क्यों मुझे पसंद करेगा? नहीं नहीं, मोहन और लड़कों जैसा नहीं था। उसके विचार अलग थे, इतना तो वह जानती थी। लेकिन मेरे जैसी लड़की को जीवन संगनी बनाएगा? सोचते सोचते कृष्णा की आंख लग गई। आखिर संडे भी आ गया। दुर्गा पहले ही अपने मायके आ गई थी। दोपहर होते होते मोहन अपने माता पिताजी के साथ उनके घर पहुंच चुका था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कृष्णा भी चाय लेकर आ गई थी। मोहन की मां ने उसे अपने पास बिठाया और उससे प्यार से 2-4 सवाल जवाब किए। रमेश और मोहन के पिताजी आपस में बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद मोहन की मां ने कहा, भाई साहब, हमें लड़की पसंद है, आप तो शादी की तैयारी करो। यह सुनकर दुर्गा बोली, मौसी जी, आप इतनी जल्दी मत करो, आराम से तसल्ली कर लो, क्योंकि यह शादी ब्याह का मामला है। तो कृष्णा की माँ बोली, हाँ बहन जी, जल्दबाजी करना सही ना है। जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो और अच्छे से हमारी कृष्णा को देख लो। ऐसा ना हो कि बाद में आप हमारी लड़की से रंग के लिए उसको कुछ कहो। तो कृष्णा की जो कहने लगी, ये क्या कह रही हो बहन जी? मोहन की माँ बोली, लड़की है, यह कोई सामान थोड़ी ना है जो अच्छे से देखें भालें। और रंग का क्या है, असली पहचान तो इंसान की गुणों से होती है, जो मैंने पहली ही नजर में कृष्णा को देखते ही उसमें पहचान लिए। अपनी बहू के रूप में मुझे जैसी लड़की चाहिए थी, कृष्णा बिल्कुल वैसी ही है। और बहन जी, श्याम रंग तो भगवान कृष्ण का भी था। मोहन की माँ ने जो कृष्णा की माँ को समझाते हुए कहा। तो वे कहने लगी, कमलेश, बहुत ऊंचे विचार हैं बहन जी आपके। आजकल के समय में आप जैसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक बार लड़का लड़की आपस में बहन जी बातचीत कर लें और एक दूसरे के विचार जान लेते तो सही रहता। तो मोहन की माँ ने कहा, बहन जी, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है। जो उसके माता पिता कहते हैं वही उसके लिए पत्थर की लकीर है। तो रमेश जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है बहन जी कि भगवान ने आपको एक हीरे जैसा बेटा दिया है। फिर भी एक बार दोनों एक दूसरे को समझ लेते तो हमें तसल्ली हो जाती। आखिर जीवन इन दोनों को
एक साथ गुजारना है। तो वे कहने लगे, हाँ हाँ भाई। मोहन का पिताजी कहने लगे, आप सही कह रहे हो भाई साहब। मोहन बेटा, वो अपने बेटे से कहने लगे, हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तुम दोनों को जो कुछ भी एक दूसरे से बात करनी है वो आपस में पूछ लेना। मोहन ने कहा, नहीं पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों ने जो मेरे लिए फैसला किया है मुझे वह मंजूर है। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि कृष्णा जैसी लड़की मुझे जीवन संगनी के रूप में मिली। मोहन कृष्णा की ओर देखते हुए कह रहा था। मोहन की बात सुनकर कृष्णा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी सहमति से उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। शादी की तारीख 2 महीने बाद के लिए निश्चित हुई। इन 2 महीनों के दौरान कृष्णा और मोहन के बीच कोई खास बातचीत तो नहीं हुई और ना ही मिलना जुलना। इस बात का कृष्णा को बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि वह मोहन के स्वभाव से अच्छे से परिचित थी। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका हर लड़की और लड़के को जीवन में विशेष महत्व होता है। हमेशा साधारण रहने वाली कृष्णा आज दुल्हन के रूप में पूर्णिमा का चांद लग रही थी। उसके चेहरे की आभा देखते ही बन रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही कृष्णा है। दूसरी ओर मोहन तो वैसे ही आकर्षक व्यक्ति का स्वामी था। आज दूल्हे के रूप में वह एक सजीला नौजवान लग रहा था। शादी संपन्न होने के बाद विदाई के समय कमलेश और रमेश का रो रो कर बुरा हाल था। कृष्णा भी कम भावुक न थी। उसने विदा होते हुए अपने पिता रमेश के गले लगकर खूब रोई। बिटिया, रमेश ने कहा, मैं तुझे एक घर से दूसरे घर विदा कर रहा हूँ। यह मत समझना कि तू हमारे लिए पराई हो गई है। यह घर अब भी तेरा है। कभी भी किसी भी समय अपने पिता को पुकारेगी तो वह अपनी बेटी के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। कमलेश ने भी अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, कृष्णा, अब तू बेटी के साथ साथ बहू भी है। 2 घरों की मान मर्यादा तेरे कंधों पर है। उन्हें तू संभाल कर रखना तेरी जिम्मेदारी है। कभी भी अपने माँ बाप के संस्कारों को शर्मिंदा मत करना। ससुराल वालों का सम्मान करना, लेकिन अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखना। मुझे यकीन है मेरी बेटी, घर बाहर के कामों में तालमेल बनाकर चलोगी तो अपने काम व व्यवहार से सबका दिल जीत लोगी। दुर्गा ने अपनी प्यारी बहन को प्यार करते हुए कहा, मेरी भोली सी प्यारी सी कृष्णा को भगवान जीवन भर की सारी खुशियां दे। जीवन के किसी मोड़ पर जब भी तुझे कोई समस्या हो, अपनी बहन को याद कर लेना, वह तेरे लिए दौड़ी चली आएगी। दीपक ने अपने जज्बातों को काबू में करते हुए कहा, दीदी, आप मम्मी पापा की ओर से बेफिक्र रहना। मैं सबका पूरा ध्यान रखूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उसने आंसू पोंछते हुए बहन को विदा किया। कृष्णा अपने माता पिता की सभी बातों और संस्कारों को आंचल में गांठ बांधकर भावी जीवन की सुखद यात्रा पर और सुखद सपनों को आंखों में सजाकर अपनी ससुराल में जो कदम रखा। ससुराल में पहुंचकर कृष्णा की सास ने उससे सभी नेग वगैरह के काम कराए। जो भी रस्में थी वो निभाई। देवी देवताओं की पूजा के बाद उसकी सास ने कृष्णा को एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू, इनसे भी आशीर्वाद लो। यह तेरी सास है, मोहन की माँ। यह सुन कृष्णा को आश्चर्य हुआ। फिर उसने दोनों हाथ जोड़ अपनी सासू माँ से भी आशीर्वाद लिया। शाम को आस पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आईं तो कृष्णा को देखकर उसकी सास से बोली, क्या शांता, तुमको लगता है इसकी नौकरी और लेने पर तुम मर गई हो? अरे जोड़ी तो मिला लेती कम से कम। रंग तो देखो अपनी बहू का। ऐसी बातें कृष्णा के लिए कोई नई नहीं थी। बचपन से ही तो सुनती आ रही थी, इसलिए उसने यह बातें दिल पर ना ली। इतनी देर में उसकी सास बोली, क्या करे बहन, किस्मत में जो लिखा हो वही आनी होती है। जब मोहन ने इसे पसंद किया है तो हम क्या करें भाई, उसे ही अपनी जिंदगी इसके साथ गुजारनी है। यह सब तो उसे ही सोचना चाहिए था। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर कृष्णा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसका मन कर रहा था कि वह उसी समय कह दे कि सासू माँ, आप झूठ बोल रही हैं। आपने ही तो मुझे पसंद किया था। मुझे कितनी तारीफ कर रही थी आप मेरी उस समय, लेकिन संकोच के कारण वह कुछ नहीं कह पा रही थी।
तभी पीछे से उसके ससुर की आवाज आई, क्या कमी है हमारी बहू में? लाखों में एक है और मैं अपनी बहू के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहता। यह सुनकर सभी औरतें चुप हो गईं। कृष्णा का मन अपने ससुर के प्रति श्रद्धा से भर गया। रात को वह घड़ी आ गई जिसका हर पति पत्नी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे ही मोहन कमरे में आया, कृष्णा लज्जा से सिकुड़ गई। मोहन उसके पास बैठता हुआ बोला, कृष्णा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी जीवन संगनी बन गई हो। मैंने तो तुम्हें पाने की कल्पना की थी और भगवान ने देखो उसे हकीकत में बदल दिया। मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन से रूठी हुई खुशियां अब मुझे फिर से मिलेंगी और जिस प्यार को मैं अब तक तरसा हूं, मेरे हिस्से का प्यार भी अब मुझे मिल जाएगा। मैं वादा करता हूं, जीवन के हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। कृष्णा, आप तुम भी जो कुछ कहो, क्या तुम मुझे पाकर खुश हो? मैं चाहता हूं तुम भी अपने दिल की बात मुझसे कहो। एक दूसरे के बारे में जानकर जीवन का सफर और हसीन बन जाएगा। मोहन की बात सुनकर कृष्णा शर्माते हुए बोली, आप जैसा जीवन साथी मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सच कहूं तो मेरी भावना भी आपसे अलग नहीं है। जब आपको पहली बार देखा था तो मन के किसी कोने में आपकी मूरत सजा ली थी, लेकिन मुझे पता था आप चांद हो और शायद मेरी हाथ वहां तक नहीं पहुंचे। वैसे भी मुझे अपनी सीमाएं पता थी, लेकिन अब आपका रिश्ता आया तो यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो मोहन कहने लगा, चमत्कार नहीं पगली, यह हम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार था जो शब्दों का मोहताज नहीं था। देखो ना, दिल के तार ऐसे जुड़े कि माँ ने जो मेरे लिए लड़की पसंद की वह तुम ही निकली। बुआ सच कहती थी कि भगवान और ऊपर बैठी मेरी माँ मेरे दिल की हर मुराद एक ना एक दिन जरूर पूरी करेंगी। कहकर उसने कृष्णा को जो अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन ससुराल में कृष्णा की पहली रसोई थी। कृष्णा के हाथ का खाना खाकर उसके ससुर, बुआ सास और मोहन ने उसके बनाए हुए खाने की खूब तारीफ की। बुआ सास तारीफ करते हुए बोली, साक्षात अन्नपूर्णा है, यह तो कितना स्वाद है इसके बनाए खाने में, और कहकर उसे सगुन दिया। उसकी बात सुन कृष्णा की सास बोली, क्या जीजी, कभी आपने हमारे खाने की तो इतनी तारीफ नहीं करी, क्या हम बढ़िया खाना नहीं बनाते? तो बुआ सास कहने लगी, मैंने कब कहा तू अच्छा खाना नहीं बनाती, लेकिन बहू जितना बढ़िया नहीं। सुनकर यह कृष्णा की सास और उसकी नंद का मुंह उतर गया। कृष्णा ने घर और ऑफिस की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। वे दोनों ही जगह सामंजस्य बनाकर चल रही थी। उसकी शादी को 1 महीना हो गया था। बुआ सास वापस अपने घर जा रही थी। जाते हुए कृष्णा को आशीर्वाद देते हुए बोली, बहू, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तेरी सास ने कभी मेरे मोहन का भला न सोचा, लेकिन उसने बुरा करते करते एक अच्छा काम कर दिया कि तुझे मेरे मोहन की बहू बना कर ले आई। तेरा काम व व्यवहार देखकर अब मैं अपने मोहन की ओर से निश्चिंत हो गई हूँ। उसकी माँ के जाने के बाद मैंने कभी उसे इतना खुश नहीं देखा। वैसे भी शांता ने कहाँ इसे अपना बेटा माना है, हमेशा अपने बेटे बेटी में ही लगी रही। दोस्त तो मेरे भाई का है जो दूसरी शादी करते ही अपने पहले बेटे को भूल गया। बहू, मेरा मोहन बहुत सीधा है, वह तो आज तक इन लोगों का छल कपट नहीं समझा। तुम होशियारी से काम लेना, आगे खुद समझ जाओगी। बुआ क्या कह रही थी? कृष्णा को बुआ की बातें ज्यादा समझ तो नहीं आ रही थी, फिर भी उसने अपनी सहमति से सिर हिला दिया। शादी के बाद कृष्णा जब पहली बार अपने मायके गई, सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। रमेश और कमलेश अपनी बेटी को आशीर्वाद देते नहीं थक रहे थे। 2 दिन रुककर कृष्णा वापस अपने ससुराल आ गई। कृष्णा अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, फिर भी उसकी सास और ननंद कुछ ना कुछ कमी निकालकर उसे ताने मारने से नहीं चूकती थी। कृष्णा कई बार उन सबका बर्ताव देखकर दुखी हो जाती थी। तब मोहन उसे समझाते हुए कहता, कृष्णा, माँ बड़ी है, कुछ कह दिया तो इतना बुरा क्यों माना, और सोनाली तो अभी बच्ची है, उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। और हाँ, उसके ससुर उसकी तरफदारी करते हुए उसकी सास और अपनी बेटी को डांट दिया करते थे कि तुम क्यों उसके पीछे हरदम पड़ी रहती हो। एक दिन कृष्णा जब ऑफिस जाने लगी तो उसके ससुर बोले, बेटा जरा 3,000 रुपये दे दो, बिजली का बिल भरना है। तुमसे ना लेता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना शादी में कितने खर्चे होते हैं। यह सुन कृष्णा बोली, कोई बात नहीं पापा जी, घर खर्च की जिम्मेदारी हमारी भी है।
अब तो जब तब उसके ससुर उससे कुछ ना कुछ पैसे लेते ही रहते। कृष्णा को थोड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि उसके पति अपनी तनख्वाह अपने पिताजी के हाथ में रखते थे। उसके बाद भी उसके ससुर महीने में कई बार घर खर्च के नाम पर उससे पैसे लेते। कुछ महीने बाद ही उसकी ननंद की शादी तय हो गई थी। उसके ससुर ने कृष्णा और मोहन को एक दिन पास बुलाकर कहा, तुझे तो पता ही है ना मोहन, तेरी बहन के ससुराल वाले अच्छे खाते पीते लोग हैं, इसलिए उनके हिसाब से ही हमें लेन देन करना होगा। और सब हमारी तरह तो होते नहीं है ना, कि जो बिना दहेज की शादी कर लें। यह सुनकर कृष्णा को थोड़ा बुरा लगा। सब कुछ तो लाई थी वह अपनी शादी में, उसके बाद भी, लेकिन वह लिहाज के मारे बोल नहीं पाई। वह कहने लगे, तुम्हारी सैलरी तो घर खर्च में निकल जाती है मोहन, और तुम्हारे छोटे भाई की अभी इतनी तनख्वाह नहीं है कि वह सहारा लगा सके, इसलिए बहू तुम्हें भी शादी में पूरा सहयोग करना होगा। उनकी बात सुन कृष्णा ने कहा, पिताजी आप कैसी बातें करते हो? सोनाली आपकी बेटी ही नहीं, मेरी ननंद भी है। आप बेफिक्र रहें, हम उसकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। शादी में अच्छी खासी रकम खर्च की गई, जिसमें से आधी कृष्णा के खाते में से गई थी। कृष्णा जब से इस घर में आई थी तब से ही वह देख रही थी उसके ससुर मोहन की अपेक्षा अपने छोटे बेटे संजय को अधिक प्यार करते थे। उसकी हर अनचाही मांग को पूरा करने की कोशिश भी करते थे। संजय ने छोटा सा बिजनेस शुरू किया हुआ था, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से हर बार बिजनेस में घाटा हो जाता था, जिसकी भरपाई के लिए उसके सास ससुर जब तब खुद भी और मोहन से भी पैसे लेकर उसके बिजनेस में लगाते रहते थे। मोहन ने कितनी बार अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की कि संजय सही संगति में नहीं चल रहा है, अपनी बुरी आदतों के कारण ही वह बार बार बिजनेस में घाटा कर रहा है, लेकिन हर बार माँ बाप संजय का ही पक्ष लेते हुए मोहन को कहते, नहीं बेटा, वह बेचारा अपनी पूरी ओर से जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं देती। उसका ऐसा रवैया देख मोहन ने कुछ कहना ही छोड़ दिया। इसी बीच कृष्णा की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी। वह मां बनने वाली थी। यह खुशखबरी जब उसने मोहन को दी तो उसने खुशी से झूमते हुए कृष्णा को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से बोला, कृष्णा सचमुच तूने मेरे जीवन में तो तुम जो बाहर बनकर आई हो, खुशियों की सौगात लाई हो। पहले पति और फिर पिता बनने का सौभाग्य तुम्हारे कारण ही मुझे मिला है। सुनो, अब तुम्हें ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी बात का तनाव लेने की जरूरत है। अब पूरा ध्यान अपने खान पान पर दो, जिससे कि तुम और हमारा होने वाला बच्चा सेहतमंद रहे। कृष्णा ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। एक दिन दुर्गा कृष्णा से मिलने आई तो उसने अपने देवर और अपने सास ससुर की बात उसे बताई, तो वह उसे समझाते हुए बोली, माना कृष्णा, तुम्हारा संयुक्त परिवार है, लेकिन देखो तुम्हारा भी नन्हा मेहमान आने वाला है और अपने भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। घर में तुम ही दो प्राणी हो और एक तनख्वाह तो तुम ही दे ही रहे हो ना घर में। यह सुनकर वह बोली, क्या करूं दीदी, मेरे ससुर मेरा बहुत मान करते हैं और मैं उन्हें मना नहीं कर पाती। सोचती तो मैं भी हूँ बचाने की, लेकिन हो ही नहीं पाता। तो वह कहने लगी, दुर्गा तेरी बात तो सही है, लेकिन इस तरह दोनों हाथों से बिना सोचे समझे व्यर्थ में पैसा लुटाना समझदारी नहीं है। भविष्य में क्या जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते, आगे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर दुर्गा चली गई और वह खुशियों से भरा दिन भी आ गया जब कृष्णा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसे गोद में उठाते हुए मोहन और कृष्णा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कृष्णा का चेहरा नारी की संपूर्णता से खिल रहा था, किंतु उसके सास ससुर अब भी अपनी दुनिया में ही मस्त थे। उन्हें पोते से भी कोई खास लगाव नहीं था। हाँ, लगाव था तो बस रुपए और पैसे से। कुछ महीने बाद कृष्णा के देवर का भी रिश्ता पक्का हो गया। एक रात खाना खाते हुए उसके ससुर ने मोहन से कहा, बेटा तेरे छोटे भाई का रिश्ता तय हो गया है, यह तो तुम्हें पता ही है। कुछ महीने बाद शादी हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ यह घर थोड़ा छोटा है, इसे बेचकर हम एक बड़ा घर ले लेते हैं जिसमें सारा परिवार एक साथ रह सके। यह सुनकर मोहन ने कहा, कह तो आप सही रहे हो पापा। तो मोहन के पापा बोले, मकान तो मैंने देख लिया है बेटा, लेकिन पैसे थोड़े ज्यादा हैं। तुझे तो पता है ना सोनाली की शादी में कितना खर्चा हो गया था। थोड़े बहुत तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम बहू के जीपीएफ में से कुछ पैसे निकलवा लें। यह सुनकर कृष्णा बोली, नहीं पापा,
मैं अपने जीपीएफ के पैसे नहीं निकाल सकती। मेरे अकाउंट में तो वैसे भी अब कुछ नहीं है। बिट्टू के भविष्य के लिए भी तो कुछ सोचना है ना। हाँ पापा, मोहन ने कहा। तो कृष्णा कह तो सही रही है, संजय भी लोन क्यों नहीं ले लेता? यह सुनकर कृष्णा के ससुर बोले, उसने बिजनेस के लिए अभी लोन लिया था, फिर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा लोन। मुझे समझ नहीं आ रहा, बहू को पैसे देने में क्या हर्ज है? पापा जी, जब मेरे पास पैसे थे मैंने बिना कहे निकाल कर दे दिए, अब नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं? यह सुनकर उसकी सास गुस्से में बोली, अपने जीपीएफ से ही निकाल, तेरी एफडी भी तो होगी। शादी से पहले ही तू नौकरी कर रही थी, तेरी सरकारी नौकरी देखकर ही तो हमने शादी की थी, नहीं तो तेरे जैसी काली लड़की को हम बहू बनाकर क्यों लाते? यह सुनकर कृष्णा सन्न रह गई और कहने लगी, मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हो आप? उस दिन तो आप कह रही थी कि आप मेरे स्वभाव को देखकर आपने मुझे अपना रही हो, पसंद किया है, और आज जब मेरे पास पैसे नहीं है तो आप ऐसी बातें कर रही हो। सुन रहे हो पापा मम्मी की बातें? कृष्णा के ससुर कहने लगे, हाँ सुन रहा हूँ बहू, वह कुछ गलत नहीं कह रही, सही कह रही है। यह सुनकर कृष्णा को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, आज आप सबका असली रूप मेरे सामने आ गया। मेरा तो रंग काला है, लेकिन आप लोगों का तो मन काला है, जिसमें इतनी नीच विचार भरे हुए हैं। पापा, मैं तो आप दोनों को अपने माता पिता मानकर इज्जत करती थी, लेकिन आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि आपके अंदर बैठे चोर को क्यों नहीं पहचान पाई। आप सिर्फ मुझसे पैसे ऐंठने के लिए ही मीठी मीठी बातें करते थे। छी पापा, आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, वरना वरना क्या करोगी तुम? उसके ससुर गुस्से में बोले, जरा सुने तो हम भी। तो वह कहने लगी, कृष्णा पिताजी, अपने और अपने बच्चे के हक के लिए मैं आपको काली का रूप धरकर दिखा सकती हूँ, समझ रहे हैं ना आप? अपनी बहू का यह रौद्र रूप देखकर उसके सास ससुर सकपका गए और आखिरी हथियार के रूप में अपने बेटे की ओर देखते हुए बोला, देख रहा है मोहन, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ही लेकर आए थे क्या हम इसे? तो यह सुन मोहन बोला, पिताजी अपमान तो आप सबने किया है आज तक इसका। यह तो आते ही घर की हो गई थी, क्या नहीं किया इसने? इस घर के लिए आपको अपने माता पिता से बढ़कर माना, लेकिन आपने इसे मेरी तरह ही पैसे छापने की मशीन से ज्यादा कुछ नहीं माना। आपको तो आज तक अपने बेटे की भावनाओं की कदर ही नहीं रही। इसकी क्या होगी? मेरी माँ के जाने के बाद आपको तो नई पत्नी मिल गई, लेकिन मुझसे तो मेरा पिता भी छिन गया। आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि रातों को मैं कितना रोया करता था और कितनी ही रात में भूखा सोया। यह तो मेरी माँ के कोई पुण्य कर्म रहे होंगे जो कृष्णा मुझे पत्नी के रूप में मिली, और इसके लिए तो मैं माँ का धन्यवाद करता हूँ। कृष्णा को पसंद करते हुए आपके मन में चाहे कैसी भी भावना रही हो, लेकिन इसे मेरी पत्नी बनाकर आपने मेरा भला किया। वैसे माँ, मैंने तो हमेशा आप में अपनी माँ की छवि को देखा है, लेकिन आपने कभी मुझे अपना बेटा नहीं माना। आप तो दूसरी थी। मेरा खुद का पिता ही मुझे भूल गया तो आपसे क्या उम्मीद रखूं? मैं इतने वर्षों से आप लोगों के दिए हर अपमान को चुपचाप सहता रहा, क्योंकि आप मेरे माता पिता, लेकिन जब माता पिता ही अपना भूल जाए तो अपना अपमान तो मैं सह सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी का अपमान मैं नहीं सह सकता। जब हम दोनों के लिए आपके मन में नफरत है तो इस घर में एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। हम जा रहे हैं, अब हम अलग रहेंगे। और कृष्णा, चलो चलने की तैयारी करो, मोहन ने कृष्णा से कहा। तो कृष्णा कहने लगी, आप क्या कह रहे हो? मम्मी पापा को छोड़कर हम अलग रहें? यह नहीं हो सकता। तो मोहन ने कहा, इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम इनके साथ रहना चाहती हो? तो कृष्णा कहने लगी, वह हमारे बड़े हैं, गुस्से में आकर उन्होंने कुछ भी कह दिया तो इसका मतलब यह तो नहीं हम उन्हें छोड़कर चले जाएं। क्या अच्छा लगेगा माता पिता के होते हुए हम अनाथों की तरह जिंदगी गुजारे? हम जहाँ रहेंगे सब साथ रहेंगे। कृष्णा की बात सुनकर उसके सास ससुर का चेहरा शर्म से झुक गया। चाहकर भी उनके मुंह से बोल नहीं निकल पा रहे थे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसकी सास बोली, बहू, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए हम इस लायक तो नहीं है कि तुमसे माफ़ी करें मांगे, लेकिन हो सके तो हमें माफ़ कर दे। हमने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तेरे मन में हमारे लिए इतना दया भाव और इतनी इज्जत है। सचमुच तेरे माता पिता महान हैं, जिन्होंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। हाँ बहू,
उसकी सास कह रही थी, आज तो अपने कर्मों द्वारा इतने ऊपर उठ गई कि चाहकर भी हम तेरे कद को नहीं छू सकते। जहां उन्होंने कृष्णा के सिर पर हाथ रख दिया, उन दोनों की बात सुन कृष्णा बोली, आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? आप बड़े हो, मुझसे माफी मांग मुझे पाप का भागी मत बनाइए। बस अपना आशीर्वाद हमारे सिर पर सदा बनाए रखिए। मोहन के पिता उसकी ओर देखकर बोले, मोहन, तेरा मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। सच कहता हूँ, तुझे मैंने जो पिता का फर्ज तेरे लिए नहीं निभाया, लेकिन तू अपने सभी फर्ज निभाता रहा। कहते कहते मोहन के पिता का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। मोहन अपने पिता के गले लग गया और बोला, पापा और कुछ ना कहिए। और दोनों की आंखों से निकले आंसुओं के सैलाब में दिल के सारे बैर भाव बह निकले। इस भावुक क्षण में कृष्णा और उसकी सास भी अपनी आंखों से जो निकल रहे आंसुओं की धारा को नहीं रोक सकी। सभी के चेहरों पर जो तूफान गुजर जाने के बाद की शांति दिखाई दे रही थी। कृष्णा के सास ससुर का अधिकतर समय अपने पोते के साथ खेलने में और घर के छोटे मोटे कामकाज में मदद कराने में बीतने लगा। माता पिता के द्वारा उनका पक्ष न लेने और मोहन के समझाने से संजय ने भी अपने भावी जीवन को ध्यान में रखकर बुरी संगति को छोड़कर अपने बिजनेस पर ध्यान दिया। कृष्णा ने अपनी सूझबूझ और विवेक से अपने घर को टूटने से बचा लिया, साथ ही अपने सास ससुर को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। सही कहा गया है, व्यक्ति अपने रंग रूप से नहीं अपितु अपने गुणों और संस्कारों द्वारा महान बनता है। इस वाक्य को कृष्णा ने जीवंत करके दिखा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।